छोटी लगेगी और सारी दुनिया के सामने भारत एक बड़े देश के रूप में देखा जाएगा। मगर ये आशा अब तक फलीभूत नहीं हुई। इस देश में शहर बहुत बढ़े, बड़े लोग बढ़े, गांव नहीं बढ़ा। यानी गांव संख्या नहीं, गुण की दृष्टि से, ताकत की दृष्टि से गांव की ताकत घटती गई। आज भी गांव में भारी अशिक्षा है, भारी बेरोजगारी है, कृषि की दशा ऐसी है जिस दशा पर रोना आता है। ज़्यादातर लोग खेती छोड़कर पलायन का रास्ता तैयार करते हैं। क्या इसीलिए मेरे एक बहुत ही आदरणीय सज्जन थे, स्वतंत्रता सेनानी और दूसरे साधु सरसाई, जो इस क्षेत्र के 4 बार विधायक रहे, एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि लक्ष्मणदेव भाई, अगर जानता कि स्वराज के बाद देश की ऐसी हालत हो जाएगी तो आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं करता। साधु सरसाई वो स्वतंत्रता सेनानी थे कि अगर देश आज़ाद नहीं होता तो सारी जिंदगी उनकी जेलों में कट जाती। चूँकि देश आज़ाद हुआ इसलिए वो लोग उस जीवन भर जेल में रहने से बच गए। ऐसा भारत हम बनाना चाहते थे कि हर आदमी के पास जीने का एक अपना साधन हो, एक स्वावलंबी भारत दिखाई पड़े। गांव-गांव में शिक्षा अच्छी हो, कृषि की उन्नति हो, रोजगार हो, जिसमें हमारे लड़कों को गांव की जो युवा शक्ति है, जिंदगी और जवानी का सबसे अच्छा दिन हो। दूसरी जगहों में कपड़ा खाकर 10,000, 12,000, 15,000 के रोजगार के लिए मारा फिरता रहता है। ऐसी कल्पना जो हम लोग भारत की आज़ादी के बाद पालते थे कि हमारा देश कैसा होगा, शिक्षा के मामले में कैसा होगा, स्वास्थ्य के मामले में कैसा होगा, हमारी खेती कितना उन्नत होगी, हमारा पशुपालन कितना विकसित होगा, हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेंगे, धंधे बढ़ेंगे, गांव का जीवन गांव में पल्लवित और खुशबू होगा। बल्कि हम लोग तो वो कल्पना करते थे कि हमको एक ऐसा गांव बनाना है जिसमें सारे विश्व का आकर्षण हो। ऐसा गांव बनाने की कल्पना लेकर भारत आज़ाद हुआ था। आज जो हमारी दशा है उस पर रोना आता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ उपस्थित लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि एक मौका आया है कि हम अपनी हालत को बदलने के लिए नए रास्ते की तलाश करते रहे हैं। वो रास्ता हमारे सामने आज है, वो जन स्वराज के रूप में है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा गांव स्वावलंबी बने, हम आत्मनिर्भर समाज के नागरिक हों, हम एक अच्छे स्वस्थ शिक्षा प्रणाली से लाभान्वित हों, हमारा स्वास्थ्य सुधरे, खेती बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़े, तो हमको जन स्वराज के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए, उसकी रूपरेखा समझनी चाहिए। कोई भावुकता में ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, पूरी तरह समझा है, पूजा है, तब हम इसमें शामिल हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जन स्वराज सब जीवन जीने के लिए, एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए अंतिम अवसर है और उसके उन्नायक, उसके सूत्रधार, उसके कस्टोडियन प्रशांत किशोर जी हमारे सामने बैठे हैं। प्रशांत किशोर जी ने अपनी जिंदगी में जो बड़े बड़े काम किए, का जो प्रतिफल हुआ, उसके बारे में उन्होंने माना कि जो काम उन्होंने अब तक किया है, इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में, राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में, उसका फायदा सबका को मिला है, समाज को नहीं मिला, शहरों को मिल सकता है, गाँव को नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग प्रशांत जी को सुने, न सिर्फ सुने बल्कि उसके बाद अगला कदम उसी आलोक में उठाएं और गांव को समृद्ध बनाने, एक सच्चा लोकतांत्रिक यूनिट बनाने, शक्ति बनाने के रूप में अपनी पहल करें। इसी अनुरोध के साथ मैं ये माइक प्रशांत किशोर जी को बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ सौंप रहा हूँ। आप इनकी बातों को सुने, विचार करें और समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ कोई सभा हम लोग के शेड्यूल में है नहीं। प्रतिदिन जब हम लोग पैदल चलते हैं, आधी यात्रा जहाँ पूरी होती है, कमोवेश वहाँ पर चाय पीने के लिए रुकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि संयोग है कि आज आप ही के गांव में रुकना हो गया। 6 7 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, अभी आगे 6 किलोमीटर और जाना है। आप सज्जन सब यहाँ आए हैं,
माताएं बहनें हैं, तो मैं इस समय का सदुपयोग करके 10 मिनट अपनी बात रखूंगा। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग अभी हाल फिलहाल में जाने होंगे। हम कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, देखने से आपको लग रहा है कि कोई राजनीतिक अभियान चला रहे हैं, लेकिन हम कोई